अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वी शाओ को वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, जहाँ पर वांग जी को देखकर उसके मन में लालच जाग चुकी थी। इधर वांग जी को जाते हुए वी शाओ ने देखा, उसने कमर की लचकते हुए जाते हुए देखा। उसने कहा, आय हाय, इसकी लचक, इसकी कमर, बस मुझे अब यही चाहिए। मुझे जब तक ये अपने बेड पर नहीं मिलेगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, चाहे मैं इसे कैसे भी हासिल करूं। इसे मुझे ज़िंदगी भर अपने पास रखना है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। इधर जो वी चांग से था, वो उसने अपनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा बेटा मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। पूरे होटल के लोगों ने मुझे देखा। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे थोड़ा सा रेस्पेक्ट नहीं दिया। जबकि हम लोग बाहर हैं, घर के अंदर भी वो मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करता है, और अब बाहर भी उसने मुझसे ऐसे ही बात किया। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ वही मुझे ऐसा बोल रहा है। इधर जो हमारा मोशानी था, उसने कहा, मुझे तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? वो इंसान है, इतना बदतमीज़ इंसान है, आपको पता है। फिर इधर जो वी चांग से था, उसे मोशानियों की वॉइस सुनाई देता है और वो चुपचाप सुनने लगता है। फिर वो लोग वहाँ पर आते हैं। वांग जी ने कहा, तुम शांत रहो मोशानियों, चुप रहो, बस चुप रहो। इधर वो लोग किसी से मिलने आए थे जिसका नाम मेंग्याओ था। मेंग्याओ वांग जी को देखकर उससे हाथ मिलाता है। उसके हाथ को वो छोड़ नहीं रहा था। मोशवानियों ने कहा, अब हाथ को छोड़ दो, हमें बात भी करना है। फिर मेंग्याओ ने कहा, तुम इसे क्यों लेकर आए हो? तुम तो अकेले आने वाले थे ना। वांग जी ने कहा, इससे मिलो, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, इसका नाम मोशवानियों है। फिर मोशवानियों ने कहा, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। मेंग्याओ ने कहा, तो मुझे कौन सा खाक लगा है? वांग जी, देखो, मैं तुम्हें समझाकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। जब मैं बिज़नेस को स्टार्ट करा था तब तुमने मेरा हेल्प किया था 3 करोड़ देकर। ये सुनकर उसने कहा, हाँ, 3 करोड़ देकर तुम्हारा हेल्प किया था। वांग जी ने कहा, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस पैसे को वापस ले लो। लेकिन मैं गया वापस नहीं ले रही हो। उन सब बातों को वी चांग से सुन रहा था। वी चांग से ने कहा, बिजनेस? उसने वांग जी की वॉइस को सुना। उसके बाद वांग जी ने कहा, देखो, मेरा छोटा सा डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है, बस छोटा सा है। तुम्हें पता है ना, अभी तक वो इतना बड़ा नहीं बना है। पाई पाई जोड़कर मैंने इस बिज़नेस को बनाया है। शायद मैं धीरे धीरे करके इसे बड़ा कर सकता हूँ। इधर मोशवानियों ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, क्योंकि अगर हम कुछ काम को दिल से नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। फिर इधर वी चांगसे ने कहा, बिल्कुल सही कहा इस लड़के ने, जब तक हम किसी काम को दिल से नहीं करेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होता है, हमेशा अधूरा ही रहता है। मेंग्याओ ने कहा, चुप चुप कर। तो ओनर है? नहीं है ना, असिस्टेंट है, तो चुप रहे। मैं ओनर के साथ बात कर रहा हूँ। किसके साथ? ओनर के साथ बात कर रहा हूँ। तो लानवांग जी, देखो, तुमने 3 करोड़ दिए थे, लेकिन मुझे अब वो पैसा वापस नहीं चाहिए। तुम उसे अपने पास ही रख सकते हो। और तो और, मैं तुम्हें और 30 करोड़ दे रहा हूँ। 30 करोड़ के बदले तुम मुझे अपना कंपनी भेज दो। वांग जी ने कहा, क्या? 30 करोड़ के बदले इतनी साल की मेहनत को मैं तुम्हें बेच दूँ, सिर्फ 30 करोड़ के बदले? वी चांगसे ने कहा, क्या ये लोग बिजनेस खरीदने के लिए आए हैं? ये मीटिंग चल रहा है उनका। फिर इधर मेंग्याओ से बात करने ही नहीं दे रहा था। उस मेंग्याओ ने कहा, देखो, तुम एक ओमेगा हो, तुम किसी बिज़नेस को संभाल नहीं सकते हो। और एक ओमेगा को बिज़नेस करना नहीं चाहिए, उसे तो परिवार बनाना चाहिए, शादी करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, बच्चों को बड़ा करना चाहिए, अपने पति को संभालना चाहिए, ना कि बिज़नेस को। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी बिज़नेस को संभाल सकते हो। वांग जी ने कहा, लेकिन तभी मेंग्याओ ने कहा, देखो, अगर तुमने मुझे ये नहीं बेचा तो फिर इसे कैसे हासिल करना है मुझे ये अच्छे से आता है। देखो, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, ठीक है? इधर जो मोशानी था, उसने कहा, इसको तो धमकी कहते हैं ना, तुम तो धमकी दे रही हो। मेंग्याओ ने कहा, मैंने कहा ना, चुप रहे, असिस्टेंट है, असिस्टेंट की तरह रहे। फिर इधर जो हमारा वी चांग से था, उसने कहा, इस जनरेशन को ना बोलना आता ही नहीं है। हाँ, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, लगता है
अपने बिज़नेस को खोखली छोड़ेगा। पाई पाई जोड़कर उसने बिज़नेस को बनाया और कोई आकर उसे ख़रीद लेगा। सब लोग पावरफुल होते हैं लेकिन अपना पावर कोई दिखाना नहीं चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि ये जनरेशन के बच्चे ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही हैं। मैं सोच रहा था कि वी श्याओ सिर्फ ऐसा है, नहीं बल्कि सब लोग ऐसे हैं, सिर्फ वी श्याओ नहीं। वरना अगर कोई तुम्हें पैरों के तले दबा रहा है तुम उसका रुक कर सामना नहीं कर सकते हो, डर कर भाग सकते हो, बिल्कुल वी श्याओ की तरह। इधर मेंग्याओ ने कहा, सोच लो वांग जी, तुम्हें 30 करोड़ मिलेंगे अगर तुमने हाथ मिलाया तो, और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी भी नहीं। इस बार मो शुआन्यू ने कहा, बस बहुत हो गया है, तब से बोले जा रहे हो और हमें बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा, यह चुप। तभी मो शुआन्यू ने कहा, तो चुप रहे। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। वहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे, वो लोग मो शुआन्यू के ऊपर अटैक करते हैं। मो शुआन्यू उनसे फाइट करता है और उन्हें मार गिराता है। उसके बाद वी चांगसे ने कहा, ये वीना बात, इस लड़के में कुछ बात है। उसके बाद वो मेंग्याओ के पास आकर बैठ गया। कोट को सीधा करते हुए कहा, देख, मेंग्याओ की कोट को सीधा करते हुए कहा, देख, तुझे बोल रहा है ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वांग जी मेरा बॉस चुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तेरी डील के ऊपर खुश नहीं है, उसे अपनी कंपनी नहीं बेचना है। तुझे समझ में नहीं आया कि वो हाँ नहीं कह रहा है, इसका मतलब होता है कि उसे कंपनी नहीं बेचना है। देख, मैं तेरे को समझा रहा हूँ प्यार से। समझाने का तरीका 3 होता है। एक, अगर कोई समझता है तो उसे प्यार से समझाओ, अगर समझने की कोशिश ना कर रहा है तो धमकाकर समझाओ, और अगर वो इससे भी ना माने तो हाथ चलाओ। मुझे लगता है कि तेरे ऊपर 2 काम नहीं करने वाले हैं, 3 नंबर वाला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहता है तू? मेंग्याओ ने कहा, ए, मो शुआन्यू ने कहा, ए, नज़र नीचे की तरफ झुकाकर बात करो। मैं यहाँ पर तुझसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, शांति से एक मीटिंग करने आया था मेरे सर के साथ, लेकिन तू तो बदतमीज़ी कर रहा है। कान खोलकर सुन ले, सर ने हाँ नहीं कहा, इसका मतलब वो कंपनी नहीं बेचने वाला है, तो तू ज़बरदस्ती इस कंपनी को नहीं खरीद सकता है। और दोबारा अगर इस कंपनी की डील को लेकर तो फिर से सर के साथ बात करने के लिए बोला ना, तो याद रखना, ये मुक्का जो मैंने तेरे बॉडीगार्ड्स को मारा तेरे मुंह पर मारूंगा, समझे? मेंग्याओ घबरा गया और डर गया क्योंकि मो शुआन्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद मो शुआन्यू उठ गया। उसने कहा, ये कंपनी मेरा बॉस नहीं बेचने वाला है, तेरे को समझ में ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तेरे को दोबारा नहीं समझाने वाला। मो शुआन्यू ने वांग जी को देखते हुए कहा, सर चलिए यहाँ से, हमारा काम ख़त्म हुआ। उसके बाद वांग जी खड़ा हो गया। उसने कहा, मेंग्याओ, ये कंपनी मेरा बचपन का सपना था, डिज़ाइनिंग तो मेरा बचपन का सपना है। देखना, इस कंपनी को एक दिन मैं टॉप पर लेकर जाऊंगा और धीरे धीरे करके इस कंपनी को मुनाफा लाभ होगा। उसके बाद मैं बनूंगा चाइना का टॉप डिज़ाइनिंग मैन। तो समझ रहा है ना, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे ये कंपनी नहीं बेचनी है। मो शुआन्यू ने कहा, सर कुत्तों के मुंह नहीं लगते हैं, वो लोग भाव भाव करते रहते हैं, चले चलते हैं यहाँ से। ये बोलकर बहुत स्टाइल मार के वो पीछे घूम गया। मेंग्याओ खड़ा हो गया। फिर वी चांगसे ने कहा, यस, ये हुई ना बात, ऐसे करते हैं डील। उसके बाद उसने मो शुआन्यू को देखा जो कि वांग जी को लेकर जा रहा था। वांग जी और मो शुआन्यू दोनों ही उस होटल से बाहर जा रहे थे। वी चांगसे खड़ा होकर देखते हुए कहा, ये है असली बिजनेसमैन, ये बिजनेस कर सकता है। अगर इसको बिज़नेस हाथ में थमा दिया इस ओमेगा ने, तो ये इसकी बिज़नेस को बहुत दूर तक ले जाएगा। और ये ओमेगा भी किसी से कम नहीं है, ये ओमेगा अपनी बिज़नेस को बहुत दूर तक ले जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता है कि ये ओमेगा इतना ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। उसने मेंग्याओ को देखा। मेंग्याओ ने खड़ा होते हुए कहा, उसे क्या लगता है कि मैं उसकी बिज़नेस को हड़प नहीं सकता हूँ? उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कि वो अपनी बिज़नेस को मुझे कैसे नहीं देता है। सीन कट होता है। इधर जो हमारा वी चांगसे था वो घर आ गया था, जिसके साथ मिस्टर मो भी था। मिस्टर मो ने कहा, सर मुझे लगता है कि आपको वी श्याओ बेटे को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, वो छोटा है ना,
वी चांगसे ने कहा, देखो तुम उसकी मॉम की तरह बात मत करो, वो छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है। और मिस्टर मो, तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, वो जॉब करता है, तुम्हारी हर बात मानता है। अगर तुम्हारा बेटा ऐसा होता तो क्या तुम उसे कुछ नहीं बोलते? मिस्टर मो ने अपने माइंड में कहा, वो तो मेरा ही बेटा है और जो कुछ भी कर रहा है वो एक नादानी कर रहा है, उसको अकल नहीं आया है। काश उसको अकल आ जाता तो फिर शायद वो अक्लमंद कहलाता, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेदिमाग बना है। पता नहीं, वो ज़रूर अपनी मॉम पर गया होगा। उसकी मॉम बिल्कुल बेदिमाग है और वो भी बिल्कुल बेदिमाग है। मेरा बेटा है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं। वी चांगसे ने कहा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर जा सकते हो। उसने कहा, जी। इधर ग्रैंडपा वी चांगसे के पास आ गया। उन्होंने वी चांगसे से पूछा, क्या बात है? डील के बारे में। वी चांगसे ने कहा, वैन डोहान से बात किया। पता है वहाँ पर उसने क्या किया? वी श्याओ ने मेरी नाक कटा दिया। ये सुनकर ग्रैंडपा ने कहा, उसे थोड़ा वक्त दो, मुझे लगता है कि शायद फिर इधर जो हमारा वी चांगसे था उसने कहा, बट मैं एक लड़के को देखकर पूरा चौंक गया। और पता है वो लड़का काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। माना कि वो एक पीए था, लेकिन फिर भी बिजनेस के मामले में वो किसी से कम नहीं था। वो चाहे तो आगे चलकर एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकता है। वो बस एक पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है। अभी वो शायद, क्या नाम था, लान कॉर्पोरेशन का छोटा सा डिज़ाइनिंग का कंपनी है ना, क्या नाम है उसका, हाँ, मिस्टर लान चिंग हंगजुन, उसका बेटा, शायद उसका नाम लान वांगजी है। वो एक ओमेगा है। उसने शायद उस कंपनी को ओपन किया था और फिर धीरे धीरे करके ग्रो करते हुए उसको आगे लेकर गया और फिर आज वो कंपनी यहाँ तक पहुँची है। हाँ, मानता हूँ कि वो छोटा सा कंपनी है, लेकिन हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके आगे चला जाए। उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। पता है, मैंने उस लड़के को देखा जो कि कितनी स्मूथली बातें कर रहा था और कितनी अच्छे से उसने ना बोल दिया बिज़नेस के बारे में। उसने बहुत कुछ बताया। मुझे लगता है कि उसका आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसका बात करने का यूनिक स्टाइल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो बिल्कुल मेरे जैसा है, सीधा मुंह जवाब देता है। ये सुनकर ग्रैंडपा ने कहा, तुम्हारे जैसा? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल मेरे जैसा, सीधा मुंह जवाब देने वाला। मुझे तो यकीन नहीं होता है। मैं बहुत खुश हूँ। तभी वी श्याओ अंदर आ रहा था। जब वी श्याओ को ये सुना दिया तब वी श्याओ ने कहा, क्या आप उस ओमेगा को जानते हो जिसके नाम आपने अभी किया? वी चांगसे ने कहा, हाँ जानता हूँ, क्यों? वी श्याओ अपने फादर के पास आ गया। उसने कहा, वो ओमेगा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उसकी शादी की बात करें। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ वो ब्रिलियंट ओमेगा, उसकी शादी की बात मैं करूं तुम जैसे बेदिमाग इंसान के साथ? वी शाह ने कहा, फादर आप भूलिए मत, मैं आपका बेटा हूं और आप मेरा इंसल्ट कर रहे हो। वी चांगसे ने कहा, वही तो मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो। लानत है ऐसे बेटे पर। उसने कहा, फादर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, प्लीज़ आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे वो ओमेगा चाहिए, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। जब पहली बार मैंने उसे देखा तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे लिए बना है। प्लीज़ फादर आप मान जाइए, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वी चांगसे ने कहा, क्या? फिर ग्रैंडपा ने कहा, अच्छा ठीक है वी श्याओ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे फादर के साथ बात करता हूँ, ठीक है? ये सुनकर वी श्याओ ने कहा, ठीक है ग्रैंडपा। ये बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद वी चांगसे ने कहा, क्या बात करोगे आप मुझसे? यही कि मैं शादी करवा दूँ उसके साथ? आप पागल हो क्या? मेरा बेटा एक नंबर का एक बिगड़ल इंसान है और उसके साथ मैं उसने अच्छी ओमेगा को नहीं जोड़ सकता हूँ। वो कितनी अच्छी है पता है आपको? उसका बात करने का तरीका, उसका रेस्पेक्ट देकर बात करना, ये सब कुछ, वो शांत रहना, वो ओमेगा वैसी नहीं है जैसे कि वी श्याओ है। ग्रैंडपा ने कहा, वी चांगसे तुम मेरे बेटे हो। मुझे पता है कि तुम
जो भी फैसला लेते हो सोच समझ के लेते हो, जो भी बोलते हो वो सोच समझ के बोलते हो, लेकिन कुछ फैसला हमें अपनी मर्जी के खिलाफ लेना पड़ता है। वी चांगसे ने कहा, फादर जो आप बात कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। वी शाओ बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट नहीं है। ग्रैंडपा ने कहा, मुझे पता है कि वी शाओ उसके लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन वी शाओ के पास सब कुछ है, सब कुछ, दौलत, शोहरत, बिजनेस, घर, मॉम, डैड, सब कुछ है। वो मेगा भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, अच्छी है, शांत स्वभाव की है, और वी शाओ को पहली बार कोई अच्छी चीज़ पसंद आई है। वी चांगसे ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? इधर ग्रैंडपा ने कहा, लान फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमें मानता हूँ कि वो लोग उतना ज़्यादा रिच नहीं है जितना कि हम रिच हैं, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उनके जैसा इंसान कोई नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए। वी शाओ के लिए अगर हम दो परिवार करीब आएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, और वी शाओ के लिए भी। वी चांगसे ने कहा, हमारे लिए अच्छा होगा ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वी शाओ के लिए अच्छा होगा मुझे नहीं लगता। वी शाओ उस उमेगा की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। मुझे नहीं लगता कि वी शाओ उसके लिए परफेक्ट है। दादाजी ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, अगर उस ओमेगा की ज़िंदगी में आने के बाद वी शाओ बदल गया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन किसी की ज़िंदगी में आकर किसकी ज़िंदगी बदल देगा। तुम्हें क्या लगता है वी चांगसे? मुझे लगता है अगर वो ओमेगा वी शाओ की ज़िंदगी में आएगा तो शायद वी शाओ की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए वो बदल देगा। मुझे लगता है तुम्हें शादी के बारे में बात करना चाहिए। उसने कहा, लेकिन फादर अगर कुछ हुआ तो फिर इसकी जिम्मेदार मैं हूँगा। ग्रैंडपा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है वी शाओ बदल जाएगा। मैंने उसकी आंखों में जुनून देखा, उस ओमेगा को पाने की चाहत देखा। तुम उसे जो बोलोगे वो वही करेगा। इसके ज़रिए तुम उसे बिज़नेस में ला सकते हो। दूसरी बात, वो ओमेगा डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर वो छोटी सी कंपनी को इतने दूर तक लेकर जा सकता है तो सोचो वो ज़िंदगी में क्या कर सकता है, जबकि वो एक ओमेगा है। एक ओमेगा होकर वो एक बिज़नेस को संभाल रही है। वो पाई पाई करके उस बिज़नेस को खड़ा किया, उसके बाद इतने दूर तक लेकर आया। अब वो बिज़नेस 3 करोड़ से 30 करोड़ में बदल गया है। किसी दिन वो इस 30 करोड़ को 300 करोड़ में बदल देगा। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, हाँ उसका बिज़नेस आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उनका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसीलिए धीरे धीरे करके उनकी कंपनी ग्रो कर रही है। इधर ग्रैंडपा ने कहा, तो उसे अपने साथ जोड़ लो, उसके साथ हम कोलैब कर लेंगे और फिर उसकी कंपनी को हम हमारे कंपनी के अंदर ले लेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम उसे एहसास दिलाएंगे और फिर उसे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, और फिर देखना वो हमारे वी कॉर्पोरेशन को एक ऊंचाई की इमारत बना देगा, वो हमें आसमान छुआएगा। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, इसका मतलब वी शाओ के साथ? ग्रैंडपा ने कहा, हाँ वी शाओ के साथ उसकी शादी पक्की करो। ज़रूरत पड़े तो चिंग हंगजन से बात करो। मुझे लगता है कि वो इस शादी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम समझ रहे हो ना? वी चांगसे ने कहा, ठीक है, मैं मिस्टर मो से बात करता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि मुझे मिस्टर लान से एक बार मीटअप करना है, तो शायद वो उन्हें जाकर कुछ बोले, क्योंकि मिस्टर मो मिस्टर लान को जानते हैं। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है तो तुम ऐसा कर सकते हो। सीन कट होता है। इधर हम मोशवानियों को देखते हैं जो कि वांग जी के साथ कहीं गया था। रात के टाइम वो लोग वापस आ रहे थे। मोशवानियों ने कहा, सर मुझे लगता है कि वो मेंग्या आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हाँ देखना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। फिर इधर वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। तभी अचानक से वांग जी के पास कॉल आ गया। वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो कौन? फिर इधर से उन्होंने कहा, आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, पुलिस? सीन कट होता है। वो लोग पुलिस स्टेशन में आ चुके थे, जहाँ पर जो हमारा मोशवानियों है वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक कैदी था जो वहाँ पर बैठा हुआ था। मोशवानियों ने कहा, तुमने क्या किया है? फिर उस कैदी ने कहा, एक अमीर इंसान की बेटी से प्यार किया था और साले ने मेरे ऊपर केस ठोककर मुझे
जेल के अंदर करने की प्लानिंग कर रहा है। मैं आज ही पकड़ा गया हूँ, चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद ही मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। अभी मेरा नाम वाम सब कुछ वो लोग पता कर रहे हैं। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, अच्छा तुमने ऐसा क्या कांड किया जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें ठोक दिया, जेल के अंदर डाल दिया? उसने कहा, बस मेरी इतनी ही गलती थी कि मैं उसे भाग कर ले जा रहा था शादी करने के लिए। रास्ते में उसने पकड़ लिया और फिर हाँ, मेरा तो सत्या हो गया। इधर जो मोशानु था, अच्छा। फिर इधर उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोशवानियों ने कहा, मैं मेरे बॉस के साथ आया हूँ, किसी ने उनके नाम केस किया है, इसीलिए वो वेट कर रही है। वो देखो, वो मेगा। उस कैदी ने देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा बॉस है, कुछ दिन बाद है तुम ही इसके बॉस बन जाओगे, या फिर तुम दोनों के बीच इन्नू मिन्नू चिन्नू हो जाएगा। फिर इधर मोशवानियों ने कहा, इन्नू मिन्नू चिन्नू मतलब क्या है तुम्हारा? फिर उसने कहा, LOV, लव, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मोशवानियों ने कहा, यार सच कहूँ तो मैं उन्हें लाइक करता हूँ, लेकिन वो मेरे बॉस है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे लाइक करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ और मैंने उनसे प्यार कर बैठा हूँ, तो शायद वो मुझे काम से ही बाहर निकाल दे। तभी अचानक से ही वांग जी पीछे मुड़ता है। इधर मोशवानी घबरा गया। उसने कहा, लगता है सुनाई दिया क्या? फिर उस कैदी ने कहा, हाँ नहीं सुनाई दिया। वांग जी फिर से पुलिस से बात करने लगता है। इधर उस कैदी ने कहा, बस हो गया, समझो हो गया। मोशवानी ने कहा, क्या हो गया? उस कैदी ने कहा, तुमसे उसका प्यार, मुझे लगता है कि तुम उसे प्रपोज कर दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। मोशवानी ने कहा, तुम पागल हो क्या? उसने कहा, हाँ मैं पागल नहीं हूँ, वो भी तुमसे प्यार करता है, समझे। तभी वहाँ पर एक पुलिस आ गई। उसने कहा, चल कुछ सवाल करना है, ये बोलकर वो उसे लेकर चले गए। सीन कट होता है। इधर वहाँ पर मेंग्याओ आता है, जहाँ पर मेंग्याओ ने कहा, इसने मुझे 3 करोड़ उधार लिए थे, लेकिन अभी तक इसने मुझे लौटाया नहीं है। वांग जी ने कहा, मैं 3 करोड़ लौटा दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहता हूँ। पुलिस पहले कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने कहा, मेंग्याओ ने कहा, और इसकी असिस्टेंट ने मेरे सारे बॉडीगार्ड्स को मारा। फिर मोशवानी ने कहा, क्या? मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को मारा? इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं कितना मासूम हूँ, आपको लगता है कि मैं इसकी बॉडीगार्ड्स को मार सकता हूँ? उनके बीच तू मैं चल रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, बस ठीक है, चुप हो जाओ। तुमने 3 करोड़ उधार लिया था ना, बस इसका चुकता कर दो, हिसाब बराबर है, ठीक है? वांग जी ने कहा, ठीक है। मेंग्याओ ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर देना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर? मोशवानियों ने कहा, हाँ दे देंगे, जाओ जाओ। फिर मेंग्याओ चला गया वहाँ से। इधर वांग जी जो कि था, उसने कहा, तुम्हें चप्पड़ चप्पड़ करने के लिए किसने कहा है? 1 हफ्ते के अंदर 3 करोड़, मैं इसे कैसे लौटाऊंगा? ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, हम दोनों मिलकर कुछ ढूंढ लेंगे ना। ये बोलकर वो लोग बाहर आ गए।